हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की थ्योरी समझी और यह भी समझा कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मदर ऑफ ऑल रिवॉल्यूशन है। और उसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सबसे पहला इफेक्ट हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के तौर पर इस वीडियो में देखने को मिलेगा। देखिए, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूके में काफी हद तक सक्सेसफुल हो गया तो फ्रेंच पीपल को, यानी कि फ्रांस को, और स्पेशली फ्रांस के उस वक्त के डिक्टेटर किंग लुइस 16 को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी यूके से और यूके की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। क्योंकि जब तक यूके में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू नहीं हुआ था तब तक ऐसा माना जाता था यूरोप में कि फ्रांस इज द ग्रेटेस्ट कंट्री, और यह भी कहा जाता था कि फ्रांस की क्विजीन, ट्रेडिशन, आर्ट, कल्चर सब कुछ बेस्ट है और पूरा का पूरा यूरोप सिर्फ और सिर्फ फ्रांस को कॉपी करता था। यहां तक कि कहावत भी बहुत फेमस हो गई थी, अगर फ्रांस को छींक आती है तो सारे यूरोप को जुकाम हो जाता है, यानी कि इफ फ्रांस स्नीजेस होल ऑफ द यूरोप विल कैच द कोल्ड। लेकिन यूके के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने के बाद हम ये देखते हैं कि फ्रांस की जो इमेज है या फिर फ्रांस की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होने लगती है यूरोप में, और फ्रांस इस बात का बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है यूके से, और फ्रांस ये डिक्लेयर कर देता है कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज जिस तरीके से यूके को कॉपी करके अपने देश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को एस्टैब्लिश कर रही है, उस तरीके से फ्रांस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को एस्टैब्लिश नहीं करेगा, बल्कि यूके जिन कंट्रीज में अपनी आर्मी भेजकर जिन कंट्रीज को गुलाम बना रही है, कॉलोनाइज कर रही है, फ्रांस अपनी आर्मी उन्हीं कंट्रीज में भेजेगा यूके के अगेंस्ट और कॉलोनाइज्ड कंट्री के फेवर में, और दूसरे कॉन्टिनेंट की दूसरी कंट्रीज में जाकर फ्रांस की आर्मी यूके की आर्मी को हराएगी। और यहां पर किंग लुइस 16 यूरोप में ढिंडोरा पीटेंगे इस बात का कि जिस यूके को तुम सबसे महान, अमीर और ताकतवर समझते हो उसे तो मेरी आर्मी दूसरे देश में जाकर हरा कर आ रही है। तो यहां पर हमें किंग लुइस 16 का फॉल्स ईगो देखने को मिलता है, और उसी की वजह से यहां पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, क्योंकि फ्रांस के जो लोग थे वो किंग लुइस 16 के ईगो की वजह से बहुत ज्यादा सफर करते थे। अब यहां पर एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं कि जो फ्रांस है वो ऑलरेडी डिक्टेटरशिप में था। फ्रांस की जो पूरी की पूरी सोसाइटी है वो 3 लेवल पर यहां पर कैटेगराइज की गई थी, जिसे हम लोग पहला फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सोशल कॉज भी मानते हैं। इन 3 क्लास में फर्स्ट स्टेट हमें एरिस्टोक्रेसी यानी रूलिंग क्लास देखने को मिलती है, सेकेंड स्टेट में हमें क्लर्जी या प्रीस्ट देखने को मिलता है, और थर्ड क्लास में हमें कॉमन मैन देखने को मिलता है। अब यहां पर जितना भी वॉर फ्रांस की आर्मी यूके के अगेंस्ट कर रही थी उसके लिए चाहिए थे पैसे। यूके के पास पैसे की कभी कमी थी ही नहीं, क्योंकि वो तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को ऑलरेडी सक्सेसफुल बना चुके थे, और फ्रांस ने यहां डिसाइड किया था कि हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू नहीं करेंगे। जब आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू नहीं करेंगे तो आपके पास पैसे कहां से आएंगे? वही किया किंग लुइस 16 ने जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। जो फ्रांस की सोसाइटी की ये जो थर्ड स्टेट थी, यानी कि ये जो कॉमन लोग थे, उन पर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ाते गए, और इतना ज्यादा टैक्स बर्डन हो गया थर्ड स्टेट पर कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए इतनी गरीबी। इसके अलावा किंग लुइस 16 और उनकी जो वाइफ थी क्वीन एंटोनिएट, जो खुद ऑस्ट्रिया की क्वीन रह चुकी थी, उनकी अय्याशियां भी बहुत ज्यादा होती थी, यानी उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इतना ज्यादा हाई हो चुका था कि पूरी दुनिया में ऐसा महल कहीं पर नहीं था। आपने वर्साइल पैलेस के बारे में तो सुना ही होगा, यहां तक कि वर्साइल पैलेस जो किंग लुइस 16 और उनकी वाइफ का महल था, उनकी एक एक ईंट भी कहा जाता है कि सोने की बनी हुई थी। हालांकि आज वो पेरिस में एक बहुत बड़ा म्यूजियम और टूरिस्ट सेंटर अट्रैक्शन के तौर पर देखा जाता है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये हुई कि थर्ड स्टेट के जो लोग थे, जो कॉमन मैन थे, उन पर टैक्स बर्डन धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। एक और आपको एग्जांपल इसी तरीके का देखने को मिलता है कि जब यूके कनाडा गया था कनाडा पर अटैक करने के लिए और कनाडा को गुलाम बनाने के लिए, तो फ्रांस ने अपनी आर्मी कनाडा में भी भेज दी थी और यूके के अगेंस्ट 7 इयर्स वॉर लड़ा था, 1756 से लेकर 63 तक। यह बात अलग है कि फ्रांस यहां पर वॉर जीता था और फिर फ्रांस ने कनाडा को कॉलोनाइज कर लिया था। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आज पहली ऑफिशियल लैंग्वेज कनाडा की इंग्लिश है, लेकिन सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कनाडा की आपको फ्रेंच देखने को मिलती है। उसी तरीके से जब ब्रिटिशर्स इंडिया आके इंडिया के रूलर्स को हरा रहे थे, तो यहां पर फ्रांस की जो आर्मी है वो इंडिया पहुंचती है और इंडियन रूलर्स का सपोर्ट करती है यूके के अगेंस्ट में। एग्जाम्पल के तौर पर टीपू सुल्तान, हैदर अली और सिंधिया डायनेस्टी जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे।
तो फ्रांस की जो आर्मी है वो इन तीनों डायनेस्टी के साथ खड़ी हो जाती है यूके के अगेंस्ट। लेकिन यहां पर फ्रांस धीरे धीरे दूसरे देशों में यूके को हरा के वॉर तो जीतता जा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह हो रही थी कि जो फ्रांस की थर्ड स्टेट के जो लोग थे उन पर टैक्स बर्डन 60 to 80% हो चुका था उनकी इनकम का, जो कि बहुत ज्यादा इलॉजिकल साउंड करता है। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। तो यहां पर इकोनॉमिक कॉज के अलावा हम लोग एक और यहां पर चीज देखते हैं इंटेलेक्चुअल कॉज की। देखिए, जब आपकी कंट्री आजाद होती है तो उसके लिए आपको रिवॉल्यूशन करना पड़ता है, लेकिन आपकी कंट्री का रिवॉल्यूशन तब होता है जब आपके देश के लोगों को यह रियलाइज करवाया जाए कि आप गुलाम बन चुके हैं। फर्स्ट यू हैव टू रियलाइज दैट यू आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड एंड देन यू हैव टू मेक और क्रिएट अ रिवोल्ट अगेंस्ट दैट एक्सप्लॉइटेशन। यहां पर इंटेलेक्चुअल क्लास जो है फ्रांस की बहुत ज्यादा मदद करती है लोगों की, उनको रियलाइज करवाने में कि आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। एग्जांपल के तौर पर जो वोल्टेयर थे उन्होंने बेसिकली फ्रांस के लोगों को कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए जो हमारे पास नहीं है, हमारे पास डेमोक्रेसी होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पर पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए। और जो कैथोलिक चर्च सिस्टम था फ्रांस का, जो फ्रांस के भोले भाले लोगों को हजारों सालों से बेवकूफ बनाता जा रहा था कि जो किंग है वो बेसिकली गॉड के मैसेंजर हैं, और जो किंग कहेंगे, किंग लुइस 16, 15, 14, 13, 12 कहेंगे, वही बेसिकली आपसे रिलीजन भी कह रहा है। तो आपको किंग की बात माननी है। यानी चर्च के थ्रू लोगों को सैकड़ों हजारों सालों से बेवकूफ बनाया जा रहा था। तो वोल्टेयर ने यहां पर सीधा कैथोलिक चर्च सिस्टम पर अटैक किया। इसके अलावा आपको मॉन्टेस्क्यू दिखते हैं जिन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी होनी चाहिए फ्रांस की डेमोक्रेसी में, और सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। इसके अलावा रूसो ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की बुक लिखी जिसने फ्रांस के लोगों के बीच में फ्रीडम को लेकर अवेयरनेस जगाने का बहुत जबरदस्त किस्म का काम किया। यहां तक कि परिमा और कार्डिलिया जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी थे जहां पर जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी वो आम लोगों को समझाती थी इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कि किस तरीके से आपका एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, क्यों रिवोल्ट जरूरी है, क्यों आजादी जरूरी है और क्यों डेमोक्रेसी जो है वो जरूरी है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। जब थर्ड स्टेट के फ्रांस के लोग इतने ज्यादा तंग हो गए टैक्स बर्डन और गरीबी से कि वो एक बार क्वीन एंटोनियत के महल जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा टैक्स कम कर दिया जाए, और इस पर वो लोग कहते हैं वी डू नॉट हैव द मनी टू ईट द ब्रेड। तो क्वीन एंटोनियत उनसे ताना मारते हुए ये कहती हैं, इफ यू डू नॉट हैव द मनी टू ईट द ब्रेड व्हाई डोंट यू ईट द केक। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर एसएससी क्लियर नहीं हो रहा तो यूपीएससी क्लियर कर लो। तो यहां पर एक तरीके से मजाक उड़ाया गया था उन लोगों का, और इस बात से नाराज होकर वो जो बेसिकली आम लोग हैं, कॉमन लोग हैं, फ्रांस की स्टेट जनरल में पहुंचते हैं। अब फ्रांस की स्टेट जनरल क्या है? फ्रांस की स्टेट जनरल फ्रांस की पार्लियामेंट है। जैसे इंडिया में आपको लोकसभा और राज्यसभा देखने को मिलती है, उसी तरह से फ्रांस में पार्लियामेंट या स्टेट जनरल है। अब उस वक्त यहां पर मैं बेसिकली 1750 से लेकर 1789 तक की बात कर रहा हूं। उस वक्त पर फ्रांस की जो पार्लियामेंट या स्टेट जनरल थी उसमें 1200 मेंबर्स हुआ करते थे, जिसमें फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के 300 मेंबर्स हुआ करते थे और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर हुआ करते थे। तो जब 1200 मेंबर्स आपकी पार्लियामेंट में है तो इसका मतलब यह है कि जब 1200 लोग आपस में वोट करेंगे तो हर कोई एक एक वोट करेगा, तो 1200 वोट्स होने चाहिए, बिकॉज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। लेकिन यहां पर फ्रांस के पार्लियामेंट में हमें देखने को मिलता है कि सिर्फ 3 वोट्स काउंट होते थे, यानी वन पर्सन वन वोट नहीं बल्कि वन चेंबर या वन स्टेट इक्वल्स टू वन वोट होता था। यानी ये 300 लोगों का एक वोट माना जाएगा, ये 300 लोगों का एक वोट माना जाएगा और ये 600 लोगों का एक वोट माना जाएगा। इस वजह से कभी थर्ड स्टेट के लोग जीत ही नहीं पाते थे किसी एक बिल को या कानून को अपने समर्थन में लाने के लिए, और हमेशा से 2:1 के चक्कर में या 2:1 के पावर में फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों के पास पावर चली जाती थी। अब यहां पर इन 600 लोगों ने स्टेट जनरल में जाकर जब क्वीन एंटोनियत ने उनकी रिक्वेस्ट पूरी तरीके से नकार दी, उनका मजाक उड़ाया, तो इन 600 लोगों ने यह डिसाइड किया कि हम स्टेट जनरल जाएंगे और वहां पर किंग को और चर्च को इस बात के लिए कन्विंस करेंगे कि वन पर्सन वन वोट
वन वैल्यू होनी चाहिए, और फिर इस बात पे वोट कराएंगे कि जो दुनिया भर में फ्रांस की आर्मी, यूके की आर्मी के खिलाफ वॉर कर रही है अपने फॉल्स ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, वो सारे के सारे वॉर बंद किए जाएं, क्योंकि उस वॉर का फाइनेंस जो है थर्ड स्टेट के लोग अपने टैक्स की वजह से कर रहे थे। लेकिन यहां पर किंग लुइस 16 ने उनकी बात मानना और सुनना तो छोड़िए, लेकिन अपने सिक्योरिटी गार्ड और फ्रांस की आर्मी को धक्के कहा कि इन 600 लोगों को धक्के मार के स्टेट जनरल से बाहर निकाल दिया जाए। और इसके बाद ये जो 600 लोग हैं, इसी स्टेट जनरल के प्रेमाइसेस के पीछे वाले इलाके में एक लॉन टेनिस का कोर्ट था, वहां पर ये 600 लोग जमा हो जाते हैं और शपथ लेते हैं कि आज के बाद इस स्टेट जनरल को, यानी फ्रांस की पार्लियामेंट को, फ्रांस के डिक्टेटरशिप के कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रांस के जो किंग है किंग लुइस 16, आज के बाद वो इसे अथॉरिटी नहीं मानेंगे। और इसी इवेंट को हम लोग टेनिस कोर्ट डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। जब किंग लुइस 16 को पता चला इस बारे में कि टेनिस कोर्ट डिक्लेरेशन उन 600 लोगों ने कर दिया है, तो यहां पर किंग लुइस 16 ने एक और गलती की कि उन्होंने फ्रांस की पूरी आर्मी को पेरिस में बुलाया और कहा कि ये जो 600 लोग हैं इन सभी को मार दो। इसके बाद इन 600 लोगों ने फ्रांस के जो कॉमन लोग थे, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उनको कन्विंस किया, उन्हें समझाया, अवेयर किया कि अगर आज हम 600 लोग मारे गए तो तुम फ्रांस के कॉमन लोग आने वाले 2000 साल तक फिर से गुलाम बने रहोगे, जैसे पिछले 2000 साल से थे। तो अगर तुम्हें आजादी चाहिए तो वो आजादी तुम्हें आज ही लेनी पड़ेगी और हमारे साथ लड़के, आर्मी के अगेंस्ट लड़के आजादी लेनी पड़ेगी। एकदम से पता नहीं क्या चमत्कार हुआ और सारे के सारे पेरिस के लोग हजारों लाखों की संख्या में सड़कों पर उतर गए, आर्मी के खिलाफ अटैक कर दिया इन लोगों ने, और पेरिस की उस वक्त की सबसे बड़ी जेल बेस्टाइल जेल पर गए, उस जेल पर अटैक किया, वहां के पुलिस ऑफिसर्स को मार डाला, वहां के हथियार चुरा लिए और उस वक्त के जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको जेल तोड़ के आजाद करा दिया। पॉलिटिकल प्रिजनर का मतलब उस वक्त जब भी कोई एक पर्सन, कोई भी पर्सन जब किंग लुइस 16 को या फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेशन को या चर्च को क्रिटिसाइज करता था तो उसे जेल में भर दिया जाता था पॉलिटिकल प्रिजनर के नाम पर। उन सारे पॉलिटिकल प्रिजनर को इन 600 लोग और फ्रांस की भीड़ ने आजाद कराया और सारी की सारी जेल तोड़ दी। जेल तोड़ दी मतलब लिटरली सारी की सारी बेस्टाइल जेल तोड़ दी, मतलब हथौड़ी और छेने से एक एक ईंटा उसका अलग कर दिया, एक एक पत्थर उसका तोड़ दिया और ईंट और पत्थर जो अलग किया उसे बाजार में जाकर बेच दिया। यानी कुछ लोग होते हैं जो इतिहास बदल देते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लोगों ने लिटरली इतिहास को मिटा दिया। आई लिटरली मीन टू से कि अगर कल के दिन आप पेरिस जाते हैं घूमने के लिए और वहां के किसी टूरिस्ट गाइड को कहते हैं कि मुझे बेस्टाइल जेल दिखाओ, तो वो आपको सिर्फ एक खाली जमीन दिखाएगा और कहेगा कि यहीं थी बेस्टाइल जेल, बाकी तो उन्होंने तोड़ के बेच दी। और ये जो बेसिकली बेस्टाइल जेल तोड़ी गई थी वो तोड़ी गई थी 14 जुलाई 1789 को, और इसे ही हम लोग कहते हैं फॉल ऑफ बेस्टाइल। और यहीं से जो आपकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो स्टार्ट होती है। लेकिन ये सिर्फ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 1 है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बचा है, दैट इज द राइज एंड फॉल ऑफ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर नेपोलियन बोनापार्टे। और अगर इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को आप आगे भी सुनना चाहते हैं, सो फॉर दैट please stay tuned with IAS Origin. Like, share and subscribe this channel. I'll see you in the next video. Thank you very much.